हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द कैटी। आज की वीडियो में हम +1 एनसीईआरटी मैथ्स की बुक की एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे यूज होने वाली डेफिनेशंस पे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली डेफिनेशन है फंक्शन की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो गाइस, अगर आपको कोई सेट ए और बी दिए हों, कोई दो सेट दिए हैं ए और बी, तो ऐसा रिलेशन जो ए के हर एक एलिमेंट को बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट करे। अगेन फिर से बता देता हूं, ऐसा रिलेशन जो ए के हर एक एलिमेंट को बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट करे उसे हम फंक्शन बोलते हैं। मींस टू से फंक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सेट ए दिया है और दूसरा सेट बी दिया है और ए का कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो बी सेट के दो एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हुआ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस केस में यहां पे फंक्शन नहीं बनेगा। और इस केस में जब ए का हर एक एलिमेंट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हुआ है उसे हम फंक्शन बोलेंगे। अब देखिए, क्योंकि फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है, इसलिए फंक्शन में भी आपको ए बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स ही मिलेंगे। बिलोंग्स टू एफ, इस टाइप के आपको ऑर्डर्ड पेयर्स ही मिलेंगे, जहां पे जो बी टाइप के एलिमेंट होंगे वो आपको इस सेट में मिलेंगे और ए टाइप के एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे। अब देखिए, क्योंकि मैंने यहां पे आपको बताया कि फंक्शन ऐसा रिलेशन होगा जिसमें ए का हर एक एलिमेंट बी के सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो। इट मीन्स टू से कि जो सेट बी होता है, देखिए बी सेट में आपको मिलती हैं इमेजेस। अब देखिए, फंक्शन ये बोल रहा है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। इट मीन्स टू से ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा रिलेशन जो ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज दे उसे हम फंक्शन बोलेंगे। तो देखिए, डेफिनेशन भी यही बोल रही है, अ रिलेशन एफ ऑन अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी अ फंक्शन। अब देखिए, आपको बोला गया है पहली बात, ये होगा एक रिलेशन एफ टाइप का। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल एफ लिखा है, मींस टू से फंक्शन को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ऐसा रिलेशन स्मॉल एफ टाइप का जो सेट सेट ए से बी की तरफ दिया हो, मींस टू से ए से बी को कोई ऐसा रिलेशन एफ टाइप का इज सेड टू बी ए फंक्शन। फंक्शन कहलाएगा इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, जहां पे सेट ए के हर एक एलिमेंट की हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। और गाइस, इसमें अगर आपका ऑर्डर्ड पेयर ए बी एफ से बिलोंग करता हो तो उस केस में हम लिखते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। इट मीन्स टू से कि इस फंक्शन में अगर आप ए डालेंगे तो आपको रिजल्ट बी मिलेगा, और यहां पे बी जो होगा वो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट होगा और ए फर्स्ट एलिमेंट होगा। सो गाइज, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन की। रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके पास ए बी बिलोंग्स टू एफ, एफ से बिलोंग करता हो, तो उसका मतलब है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू बी होता है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एफ को जब हम ए के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये आपको बी देगा और ये इसका रिजल्ट होता है, और इसी को हम फंक्शन की वैल्यू भी बोल सकते हैं। कहां पे? ए एलिमेंट के ऊपर। इट मीन्स टू से कि फंक्शन की ए एलिमेंट के ऊपर वैल्यू बी है। अब देखिए, जो ये आपका बी होता है ये फंक्शन की इमेज मानी जाती है, और जो इसकी जितनी भी इमेजेस आएंगी उसके सेट को हम बोलते हैं रेंज। इट मीन्स टू से जब हम फंक्शन को ए के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो हमें बी मिलेगा जो कि फंक्शन की ए के ऊपर वैल्यू होगी, और जो इसकी वैल्यू होगी उसको हम इमेज भी बोलते हैं, तो वो होती है रेंज। तो अब देखिए, रियल वैल्यूड फंक्शन यहां पे बोला गया है, तो इसका सीधा सीधा जो वर्ड इंप्लाई करता है, नाम लिखा है रियल वैल्यूड फंक्शन, मीन्स टू से ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू क्या हो? रियल होनी चाहिए। वैल्यू रियल होनी चाहिए मीन्स टू से जिसकी जितनी भी इमेजेस आए, जो आपको दिया है उसकी जो भी इमेजेस आए वो सारी की सारी रियल होनी चाहिए। मीन्स टू से उसकी आपको रेंज रियल होनी चाहिए। तो अब देखिए, रेंज रियल कब हो सकती है? जब वो या तो आर से बिलोंग करे या आर के किसी सबसेट से बिलोंग करे, सबसेट ऑफ आर से बिलोंग करे। सो गाइज, यही आपकी रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन है। ऐसा फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होगा जिसकी रेंज या तो रियल नंबर हो, रियल नंबर का कोई सब, या तो रियल नंबर का सेट हो या सबसेट ऑफ रियल नंबर का कोई सबसेट हो, उसे हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे।
तो देखिए ये है अ फंक्शन विच इज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट विच हैज, सॉरी यहाँ पे हैज होगा, अ फंक्शन विच हैज आइदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज, मतलब ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज या तो रियल नंबर का सेट होना चाहिए या इसका कोई सबसेट होना चाहिए, रियल नंबर का कोई सबसेट होना चाहिए, उसे रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। एक बार फिर से बता देता हूं। अब देखिए एफ ऑफ ए इक्वल टू बी दिया हो, इसका मतलब कि फंक्शन की वैल्यू देखिए बी होती है। जो फंक्शन को किसी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करके आता है उसे फंक्शन की वैल्यू बोलते हैं। तो रियल वैल्यूड फंक्शन वो होगा जिसकी वैल्यू रियल होनी चाहिए। तो अब देखिए वैल्यू को हम इमेज बोलते हैं और इमेजेस रेंज के सेट में होती हैं। तो ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज या तो रियल नंबर का सेट हो या रियल नंबर का कोई सबसेट हो, उस फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि रेंज में ही सारी की सारी वैल्यू जो इसके आंसर्स होते हैं वो आपको मिलते हैं। यस गाइस, वन मोर थिंग, यहाँ पे एक चीज कर लें, रेंज बिलोंग्स टू नहीं होगा, इमेज बिलोंग्स करेंगी, क्योंकि रेंज जो होगी वो खुद एक सेट होता है और सेट जो होता है वो बिलोंग नहीं करेगा, यहाँ पे इमेजेस बिलोंग करेंगी रियल नंबर के सेट से या रियल नंबर के किसी सबसेट से। तो ये तो था रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में। सो गाइस नेक्स्ट है रियल फंक्शन की डेफिनेशन। तो रियल फंक्शन क्या होगा? ऐसा फंक्शन जिसमें हम इनपुट भी रियल नंबर करें और आउटपुट भी रियल नंबर ही आए, उस फंक्शन को हम रियल नंबर बोलेंगे। मीन्स टू से ऐसा फंक्शन जिसमें हम जो इनपुट करें वो भी रियल नंबर हो और जो उसकी आउटपुट आए वो भी कोई ना कोई रियल नंबर आना चाहिए, उस फंक्शन को हम रियल फंक्शन बोलेंगे। अब देखिए इनपुट इसमें रियल नंबर तब आएगी जब इसका जो डोमेन हो वो रियल का सेट हो, और जो इससे आउटपुट मीन्स टू से जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट रियल तब होगा जब इसकी जो रेंज है वो भी रियल नंबर का ही सेट होना चाहिए या सेट हो। तो हम ऐसे फंक्शन को रियल फंक्शन बोलेंगे जिसके डोमेन और रेंज दोनों के दोनों रियल हो, और यही यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है। अ फंक्शन विच हैज बोथ इट्स डोमेन एंड रेंज आइदर आर और सबसेट ऑफ आर, मीन्स टू से ऐसा फंक्शन जिसके डोमेन और रेंज दोनों या तो रियल नंबर का सेट होना चाहिए या रियल नंबर का सबसेट हो, उसको हम इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन, उसको हम रियल फंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने इसकी डिफाइनिंग में ये भी लिखा है, एफ फ्रॉम रियल टू रियल हो या R1 टू R2 हो। या R1 टू R2 इसलिए लिखा है क्योंकि सबसेट ऑफ रियल नंबर हो अगर इसके डोमेन और रेंज, तो भी उस फंक्शन को हम रियल फंक्शन बोलते हैं। क्योंकि देखिए जो रियल नंबर की इनपुट और आउटपुट है वो आपको रियल नंबर के किसी सबसेट से भी मिल सकती है, इसलिए यहाँ पे इसकी डोमेन और रेंज रियल नंबर का सेट हो या रियल नंबर का कोई सबसेट हो, ये होना जरूरी है। तो ये तो थी रियल फंक्शन की डेफिनेशन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट गाइस आपको कुछ फंक्शंस दिए हैं और उनके ग्राफ्स को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन दिया है आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए आइडेंटिटी फंक्शन क्या होगा? ऐसा फंक्शन जो आइडेंटिफाई करके ये बता दे कि आपने उसमें क्या डाला है, मीन्स टू से जो आप फंक्शन में डालें आपको वही मिल जाए। तो इस टाइप, तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइप का, मीन्स टू से एफ ऑफ एक्स फंक्शन में अगर आपने एक्स डाला तो वो आपको एक्स ही रिजल्ट दे दे, उसको आप आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। मीन्स टू से आइडेंटिकल चीज, एक ही चीज जो आपने डाली वही आपको रिजल्ट में दे दे, उसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन दी है, अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, मीन्स टू से आपका फंक्शन रियल वैल्यूड होना चाहिए और रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में ही होगा। डिफाइंड बाय, अब इसकी डेफिनेशन दी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, मीन्स टू से रियल नंबर के हर एक एलिमेंट के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लें तो इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। मीन्स टू से अब देखिए ये रियल टू रियल है, तो ऐसा रियल फंक्शन जिसमें हम जो डालें वही आपको मिल जाए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइप का, उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं सॉरी। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने रखा x और इस एक्सिस के अलोंग हम फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसे आ जाएगा, और इस साइड को -1 -2, इधर 1 2 3 ऐसे, और इसका -1 -2 आ जाएगा। तो देखिए जब हम फंक्शन में 1 डालेंगे तो आपको 1 ही रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे x की जगह 1 डालेंगे तो देखिए एफ ऑफ 1 इक्वल टू आ जाएगा 1।
तो 1 और 1 जब लेंगे, इसका 1 और इसका 1, तो पहला पॉइंट आपको ये मिलेगा। जब इसमें 2 डालेंगे 2 मिलेगा, तो सेकंड पॉइंट 2 और 2 का ये मिलेगा। नेक्स्ट 3 के लिए 3 मिलेगा, तो ये ऐसे आएगा। वैसे एफ ऑफ, जब आप -1 डालेंगे तो एफ ऑफ -1 आएगा। फिर -2 के लिए -2 मिलेगी फंक्शन की वैल्यू भी। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो एक ऐसी लाइन बनेगी जो ओरिजिन से होके पास करेगी और सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। तो ये आ गया आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कांस्टेंट फंक्शन की। तो देखिए, सो गाइस, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f from R to R defined by f of x equal to c, x belong to R and c is a constant is called a constant function. Means to say f of x equal to c टाइप का फंक्शन जहां पे c कांस्टेंट हो उसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे। सेकेंड थिंग, जैसे देखिए वर्ड इंप्लाई कर रहा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट मीन्स टू से स्थिर या जो एक जगह स्टेबल हो, मीन्स टू से जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू चेंज ना हो उस फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो अब इसके ग्राफ पे चलते हैं। तो देखिए गाइस, इसका ग्राफ कैसे आएगा? सो गाइस, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी हम इसे x मान लेते हैं और इस एक्सिस के अलोंग इसके रिजल्ट लिखेंगे। अब देखिए f ऑफ x इक्वल टू c दिया है, तो मान लेते हैं कि यहां पे वैल्यू c आती है। तब देखिए इस x में अगर आप 1 पुट करेंगे, तो क्योंकि परली साइड c है, x है ही नहीं, तो इसलिए इस 1 का इसके ऊपर कोई आंसर ने फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 के ऊपर इसकी वैल्यू आएगी c, ये पॉइंट आएगा। इस तरह जब हम 2 पुट करेंगे तब भी आपको c ही मिलेगी, यही पॉइंट आएगा। 3 पुट करेंगे तब भी आपको 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू c मिलेगी और 3 और c के सामने का ये पॉइंट आएगा। इस तरह आप इसमें जो मर्जी वैल्यू पुट करते जाएं, आपको हमेशा यही ग्राफ का पॉइंट मिलेगा, जो मर्जी वैल्यू। तो इसकी लाइन ऐसी आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और सी से होके पास करेगी। ये इसका ग्राफ होगा, क्योंकि फंक्शन में आप 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, 3.5 पुट कर दे, 100 पुट कर दे, ये हमेशा सी के सामने ही आएगा और इसका यही पॉइंट आएगा। वैसे ही आप -1 पुट करेंगे तो भी आपको सी ही मिलेगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू दिस a नोड प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस so on so up to an xn where x belongs to r and a node a1 a2 so on so up to an belongs to r real number and n is a non-negative integer is called a polynomial function. Means to say polynomial function क्या होगा? इस टाइप का होगा जिसमें देखिए जो ए नोड a1 a2 an दिए हैं ये सारे कोई ना कोई रियल नंबर होंगे, x भी कोई ना कोई रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन x यहाँ पे वेरिएबल होगा और a नोड a1 a2 जो होगी इसकी वैल्यू फिक्स होगी। तो इस टाइप के फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे। और सेकंड वन मोर थिंग, यहाँ पे n जो है इसकी वैल्यू कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस टू से n की वैल्यू कभी भी -3 -5 -6 कुछ भी नहीं हो सकती है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपको दिया हो x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसके अलावा जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी x² प्लस 2x प्लस 3, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसके अलावा 2x प्लस 3 भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन जो f ऑफ x इक्वल टू x होता है ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। इवन कांस्टेंट फंक्शन जो है इसको भी हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि c इक्वल टू सी एक्स रेज टू पावर 0 होता है और 0 भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये आपके पॉलिनोमियल फंक्शन के एग्जांपल थे। नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आपको रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है? इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। देखिए पहले तो आपके पास दो पॉलिनोमियल फंक्शन होने चाहिए एफ एक्स और जी एक्स टाइप के ऑन x, और ये आपको x के ऊपर डिफाइन किए हैं। देन द फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 मीन्स टू से ऐसा फंक्शन जो हम f को g से डिवाइड करके फाइंड आउट करें, जहां पे gx 0 नहीं होना चाहिए, उस फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन बोलेंगे।
तो देखिए रैशनल को रिमेंबर करने का या मेमोराइज करने का एक सिंपल सी वे क्या है, आप क्या करेंगे, देखिए रैशनल मीन्स टू से रेशियो, तो रेशियो वाले नंबर कौन से होते हैं, पी अपॉन क्यू टाइप के। तो जहां पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आपके पोलिनोमियल फंक्शन हो, ऐसे फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन बोलेंगे। और कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। और जो चीज अनडिफाइंड है मीन्स टू से डिफाइंड नहीं है, उस चीज के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि वो कैसा फंक्शन है या किस टाइप का है। तो रैशनल फंक्शन क्या होगा, फंक्शन डिवाइडेड बाय फंक्शन, जहां पे डिनोमिनेटर का फंक्शन नॉन जीरो होना चाहिए, वो रैशनल फंक्शन होगा। और फंक्शन ये दोनों पॉलिनोमियल होने चाहिए अगेन। तो ये तो थी रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट जो थ्री डेफिनेशंस आएंगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन डेफिनेशंस को पूरे ध्यान से सुनिएगा। सो गाइस अगली नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड अ मॉडुलस फंक्शन। देखिए तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, अगर आपको कोई रियल फंक्शन दिया हो, रियल से रियल में, और वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दिया हो, तो इस फंक्शन को हम मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। और जहां पे जो मोड एक्स है वो इक्वल टू एक्स होता है इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। मीन्स टू से अगर एक्स नेगेटिव होगा तो उसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके एक्स को जो आएगा वो उसकी वैल्यू होगी। इन द सेंस मैं आपको स्ट्रेट वर्ड्स में बताना चाहूं तो जो मोड एक्स होता है वो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न में देता है। ये बता रहा हूं कि ये डेफिनेशन कैसे आई है। जो मोड एक्स होता है इसमें आप एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू डालें, ये आपको पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न में देता है। मीन्स टू से अगर मोड में आप 2 डालेंगे तो वो इक्वल टू 2 आएगा, और अगर मोड में आप -2 डालेंगे तो भी आपको 2 ही मिलेगा। इट मीन्स टू से देखिए मोड में आपने डाला -2 तो ये मिला आपको 2। तो देखिए एक्चुअली यहां पे था -2, तो जब हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तब आपको 2 मिला है। इट मीन्स टू से मोड क्या करेगा, अगर इसमें नेगेटिव डाला तो उस वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट देगा, और अगर उसमें आपने पॉजिटिव डाला है तो वो आपको डायरेक्टली सेम रिजल्ट ही दे देगा। एक बार फिर से बता देता हूं, अगर मोड में आपने पॉजिटिव डाला है सेम वैल्यू रिजल्ट दे देगा, और अगर मोड में आपने नेगेटिव डाला है तो उस वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करके जाएगा, वो रिजल्ट देगा। तो मेमोराइज करने के लिए ये कि मोड में जो मर्जी डालें पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। और इसको समझने के लिए ये देखिए जब x लेस देन जीरो होगा मीन्स टू से नेगेटिव होगा, तो वैल्यू क्या आ रही है, माइनस से मल्टीप्लाई करके, मीन्स टू से इस केस में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, इस केस में भी पॉजिटिव। तो जो मोड होता है इसकी वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो अब इसके ग्राफ पे चलते हैं। देखिए गाइस तो जो इसका ग्राफ आएगा वो इस टाइप का आएगा। ये आपने अगेन सेम वैसे ही ड्रॉ करेंगे फंक्शन, यहाँ पे x और अलोंग दिस एक्सिस f ऑफ x। तो यहाँ पे 1 2 आ गया, नेक्स्ट इट इज -1 -2, और यहाँ पे 1 और 2। छोटा ग्राफ ही ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो देखिए जब आप फंक्शन में 1 डालेंगे तो f ऑफ 1 इक्वल टू, देखिए मोड मोड के बराबर है तो 1 डालेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। जब 2 डालेंगे तो 2 मिलेगा क्योंकि ये पॉजिटिव ही रिटर्न देता है। जब आप फंक्शन में -1 डालेंगे तो क्योंकि -1 के केस में भी ये पॉजिटिव ही रिटर्न देगा तो 1 आएगा। जब -2 डालेंगे तो आपको ये +2 ही रिटर्न रिटर्न देगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप की लाइंस आएंगी, ये आप ठीक ढंग से ड्रॉ कर लें, इस टाइप की लाइंस आएंगी, ऊपर की तरफ ही आएगा, क्योंकि मोड कभी भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। तो आप ध्यान इतना ही रखें कि मोड में आप नेगेटिव डालें तो भी पॉजिटिव और पॉजिटिव डालें तो भी पॉजिटिव आता है। और फंक्शन में ये इसलिए दिया है क्योंकि अगर x नेगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव मिलता है, इसलिए मोड x आपको लेस देन जीरो के लिए -x होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए x होगा। तो ये तो था मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट ये इसका नोट भी लिखा देखिए, अ मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ पॉजिटिव वैल्यू एज इट्स रिजल्ट। ये मैंने आपके लिए नोट लिखा है, इसको ध्यान से याद रख लें, समझ लें। अ मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ पॉजिटिव वैल्यू, हमेशा ही एक पॉजिटिव वैल्यू एज इट्स रिजल्ट देता है। सो गाइज ये था मॉडुलस फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। अब देखिए सिग्नम फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर
डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 if x is equal to 0, -1 if x is less than 0 is called a signum function। तो मीन्स टू से ऐसा फंक्शन जिसमें क्या होता है, देखिए अगर आप ग्रेटर देन 0 डालेंगे तो प्लस का 1 देगा, अगर लेस देन 0 डालेंगे मीन्स टू से नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो ये हमेशा आपको -1 ही देगा, और इसमें अगर आप 0 डालेंगे तो आपको 0 देगा। तो इस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। अब सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा, वो ग्राफ ड्रा कर देते हैं। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो देखिए जब आप इसमें 0 डालेंगे तो 0 के ऊपर आपको ये पॉइंट मिलेगा, और जब आप 0 से ग्रेटर डालेंगे तो देखिए 0 से ग्रेटर मीन्स टू से 0 के आगे की कोई भी वैल्यू डालें आपको 1 मिलेगा, लेकिन 0 के ऊपर 1 नहीं मिलेगा, तो ये आपका खाली बच जाएगा। और देखिए जब आप 0 से लेसर कुछ भी डालें आपको -1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 0 के ऊपर -1 नहीं मिलेगा, तो इसका ग्राफ इस टाइप का आएगा, मीन्स टू से यहाँ पे वॉइड होगा, यहाँ पे भी खाली डॉट होगा, और ये ऐसे आएगा और यहाँ पे एक डॉट बनेगा। ये क्लैरिटी के लिए मैं आपको थोड़ा सा वैसे ग्राफ बना देता हूँ। देखिए ये आ गया ओरिजिन के ऊपर 0 का, यहाँ पे आप एक खाली वॉइड बना लें, इसको लिख लें, ये आ जाएगा आपका 1, और वैसे ही नीचे जहां पे आपका -1 आएगा वहां पे वॉइड बना लें, ये इसकी एक लाइन ऐसे जाएगी, ये इसकी लाइन ऐसे जाएगी, और ये 0 के ऊपर एक डॉट बना ले, ये इसका ग्राफ आएगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे 3 होता है, तो 3 ग्रेटर देन 0 है तो ये आपको 1 देगा, तो 3 और 1 के सामने ये पॉइंट ही आएगा, तो इसलिए इसका ग्राफ हमेशा ऐसे दो स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ पे होल आएगा, इसलिए क्योंकि 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 होती है, 1 या -1 नहीं होती है। तो ये था आपका सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट और इसकी लास्ट डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ फंक्शन की लास्ट डेफिनेशन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इस डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें डाउट रहने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बट मैं आपको श्योर कर सकता हूं अगर आप मेरी बताई हुई डेफिनेशन को ध्यान से सुन लेंगे तो आपको कहीं पे भी डाउट नहीं बचेगा। तो देखिए अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r मीन्स टू से रियल फंक्शन होगा, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x ही पढ़ते हैं इसे, कॉमा x बिलोंगिंग टू r विच गिव्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x इज कॉल्ड अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मीन्स टू से इस टाइप का फंक्शन जिसको हम इक्वल टू दिस लिखते हैं इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, और ये क्या कहता है, विच गिव्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मीन्स टू से जो आपको x यहाँ पे लिखा होगा इससे लेस या इसके इक्वल जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो वैल्यू देगा। मीन्स टू से ग्रेटेस्ट इंटीजर वो देगा जो या तो x के इक्वल हो या इससे लेसर होना चाहिए। तो उस फंक्शन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि आपको लेसर वैल्यू कब देगा और इक्वल वैल्यू कब देगा। तो देखिए जैसे आपको दिया हो 2.3, या पहले चलते हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन आपकी ऐसे आती है, यहाँ पे 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 ऐसे आता है, और यहाँ पे आता है -1 -2 -3 -4। तो अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, जो आपको दिया होगा उससे पीछे का या फिर वही आपको इंटीजर दे देगा। तो देखिए क्या होगा कि अगर आपकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक कुछ भी आती है, अप टू 1 नहीं आनी चाहिए, चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, जहां मर्जी हो, ये आपको इससे पीछे का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है वो देगा। मीन्स टू से अगर आपको 0.99 आता है तो देखिए ये जो 0.99 है इससे पीछे का इंटीजर था 0, तो ये आपको 0 दे देगा। इस तरह अगर आपको 0.1 मिला तो भी ये आपको 0 ही देगा। तो जब आप इसमें 1 डाल देंगे तो वो इक्वल टू आपको 1 दे देगा। लेकिन अगर आप 1 के आगे की कोई भी वैल्यू डालें, जैसे मान लीजिए हम इसमें ऐड कर देते हैं 1.3, तो अब देखिए 1.3 से पिछला इंटीजर 1.3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा 1.3, तो 1.3 जो है इससे पीछे का इंटीजर 1 था, तो ये देगा। मीन्स टू से अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई इंटीजर डालेंगे वही रिजल्ट दे देगा, और कोई इंटीजर के अलावा अगर कोई आप डेसिमल वाली वैल्यू या रियल वैल्यू डालेंगे तो उससे पीछे का उसका इंटीग्रल पार्ट दे देगा 1। लेकिन गाइस यहाँ पे मुश्किल क्या आती है, मुश्किल ये आती है कि अगर आपको -1.3 दिया हो तो क्या आएगा, -1 होगा नहीं,
-1 नहीं होगा। इसका इक्वल टू आता है -2। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए -1.3 जो आएगा वो -1 के इस साइड को होगा -1.3। तो इस केस में क्या होगा? अब देखिए -1.3 से पीछे का जो इंटीजर था वो था -2, तो इसलिए इसने -1.3 के लिए वैल्यू -2 दी। इट मीन्स टू से अगर आपको जो रियल वैल्यू दी होगी वो पॉजिटिव दी होगी तो आप क्या करोगे? उसका इंटीग्रल पार्ट लिखोगे। जैसे आपको दिया है मान लीजिए 7.99, तो इसका इंटीग्रल पार्ट है 7, वो लिख दोगे। आपको 11.23 दिया है तो इसमें जो इंटीजर है 11 ये लिख दोगे। लेकिन अगर आपको नेगेटिव दिया हो तो उस केस में क्या करेंगे आप? जो यहाँ पे नेगेटिव वाला इंटीजर दिया है इससे अगली वैल्यू, इससे पीछे की वैल्यू सॉरी, आगे का तो -10 आएगा क्योंकि नंबर लाइन में इंक्रीज ऐसे करते हैं, -11 के बाद -10 आता है, इस तरह से ये इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए -11 जब दिया है तो आप क्या करोगे? इसके इंटीग्रल पार्ट -11 की जगह -12 मत मीन्स टू से -11 से पीछे की वैल्यू -12 लिख दोगे। बस नेगेटिव में आपने ये ध्यान रखना और पॉजिटिव के केस में वही नंबर आ जाएगा। या आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, अगर नेगेटिव दिया है तो माइनस लिखें, जो यहाँ पे इंटीजर दिया उससे आगे का लिख दें। जैसे आपको दिया है -23.4 तो आप लिखें माइनस और 23 से आगे आता है 24, वो लिख दें। तो ये तो था गाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। और एक चीज और बताता हूं, अगर आपको -23 ही दिया हो तो वही वैल्यू आपकी इसके रिजल्ट में आ जाएगी। तो अब इसके ग्राफ के ऊपर भी चलते हैं क्योंकि इसका ग्राफ भी आपको बताया है यहाँ पे। तो ग्राफ इसका अगेन वैसे ही बनेगा जैसे बाकी आता है, उसके लिए ऐसे ही हम लाइन लेते हैं। तो ये आ जाएगा देखिए x और ये वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे 1 2 -1 -2 -3 4 जितना मर्जी आप ले सकते हैं। और नेक्स्ट इट इज 1 2 ऐसे 3 भी आ जाएगा, नेक्स्ट ऐसे चलेगा। तो देखिए जब हम फंक्शन की वैल्यू 0 डालेंगे तो आपको यही मिलेगा, 0 मिल जाएगा। जब आप 0 से आगे चाहे 0.1 ही डाल दें तो आपको अगेन 0 ही मिलेगा। तो 0 से लेके 1 तक जब तक आप फंक्शन में देखिए 1 डालेंगे तभी आपको 1 मिलेगा। मीन्स टू से 0 से पीछे 1 तक आपको यही वैल्यू मिलेगी 0। तो यहाँ पे आप खाली होल लगा दें। खाली होल का मतलब ये है कि 0 से 1 तक इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। फिर नेक्स्ट 1 से 2 तक देखिए जब 1 आएगा तो यहाँ पे वैल्यू इसकी 1 आ जाएगी। और फ्रॉम 1 अप टू 2 तक आपकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो यहाँ पे होल लगा दें, इसका ग्राफ बन जाएगा इस तरह। अगर 2 से 3 तक देखें तो देखिए जो 2 है उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू 2 आएगी और 2.99 तक वैल्यू इसकी 2 ही चलेगी। लेकिन जब 3 वैल्यू आ जाएगी तो इसकी वैल्यू 2 नहीं आएगी, इससे अगली वैल्यू 3 आएगी, फंक्शन यहाँ पे जाएगा। तो इस तरह इसकी वैल्यू जाएंगी। जो इसका इंटीजर जब नेक्स्ट आएगा तो इसकी वैल्यू जो वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ पे देखें -1, तो 0 से लेके -1 तक यहाँ तक इसकी वैल्यू -1 ही आएगी। लेकिन जब आप 0 पे पहुंचेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए जैसे आप -0.93 लिख दें तो अब देखिए यहाँ पे 0 था तो आपको -1 मिलेगा। तो मीन्स टू से -1 से लेके यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 टू अप टू 0 -1 ही आएगी। इस तरह जब आप -2 टू -1 देखेंगे तो इसकी वैल्यू ऐसे आएगी, यहाँ पे वॉइड बन जाएगा। तो ऐसे इसका ग्राफ आएगा। ये इसका ग्राफ था, इससे बड़ा ग्राफ भी आप बना सकते हैं। सो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। सो नेक्स्ट चलते हैं गाइस। इस एक्सरसाइज से पहले आपको टर्म्स और डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा दी हुई हैं। हालांकि एक्सरसाइज जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स और डेफिनेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये टर्म्स और डेफिनेशंस जो यहाँ पे बताई हैं वो आपको थ्रू आउट द बुक यूज़ होती हैं, फ्यूचर में भी यूज़ होती रहती हैं, इसलिए इनको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लास्ट पार्ट इसका बचा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। आगे आता है रियल फंक्शंस का अलजेब्रा। अलजेब्रा आपको ये बताता है कि इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैसे करेंगे। तो देखिए पहले आपको दिया है इफ एक्स फ्रॉम x टू r एंड g फ्रॉम x टू r बी एनी टू रियल फंक्शंस। देखिए मीन्स टू से f और g आपको रियल फंक्शन दिए हैं। रियल फंक्शन दिए हैं तो इट मीन्स टू से x और ये दोनों जो एक्सिस होंगे ये भी कोई ना कोई रियल नंबर के सबसेट होंगे या रियल सेट ही
रियल नंबर का सेट ही होगा, इनको सबसेट ही कंसिडर कर लें तो रियल नंबर के जो x है ये भी रियल नंबर का कोई सबसेट होगा, तभी ये फंक्शन रियल होंगे। तो f और g आपको कोई दो रियल फंक्शन दिए हैं, उस केस में क्या होगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन के एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होगा, मीन्स टू से अगर आप पहला दिया है f प्लस जी ऑफ एक्स हो तो उसको एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख सकते हैं। मीन्स टू से अगर आपको फंक्शन पहले ऐड करके x के ऊपर ऑपरेट करना हो तो उसकी वैल्यू को आप पहले f फंक्शन को ऑपरेट करो, फिर ऐड कर दो तो भी सेम रिजल्ट ही आएगा। सब्ट्रैक्शन के केस में भी यही होता है, अगर आपको f माइनस जी ऑफ एक्स दिया हो तो इसको आप एफ एक्स माइनस जी एक्स भी लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। मीन्स टू से आप चाहे फंक्शंस को पहले ऐड करके x से ऑपरेट करें या पहले ऑपरेट करके फिर ऐड करें, रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है। नेक्स्ट दिया है मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर। अब स्केलर क्या होता है, स्केलर लाइक ए कांस्टेंट क्वांटिटी ही होती है, कोई फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जो चेंज नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया है अल्फा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एफ एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर वेयर अल्फा इज ए स्केलर। तो देखिए यहाँ पे आपको अगेन क्या दिया है, अगर आप किसी फंक्शन को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑपरेट करते हो तो आप उसको उसका रिजल्ट जो होगा फंक्शन को x के ऊपर ऑपरेट करने के बाद मल्टीप्लाई करो तो भी सेम आता है। मीन्स टू से पहले फंक्शन को मल्टीप्लाई करके ऑपरेट करो या फंक्शन को ऑपरेट करने के बाद मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हमेशा सेम ही आता है, जहां पे अल्फा एक स्केलर होगा। और गाइस जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है वो आपके फिजिक्स में आती है। स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं वो ज्यादातर अनडायरेक्टेड ही होती है, मीन्स टू से उनकी डायरेक्शन नहीं होती है, ये आप फिजिक्स में पढ़ लेंगे। और इसमें भी वेक्टर स्केलर आपकी बुक में आएंगे लेकिन वो बहुत आगे जाके हैं। नेक्स्ट इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। अब मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा, देखिए सेम रूल है, आप फंक्शंस को चाहे पहले मल्टीप्लाई करें फिर ऑपरेट करें या पहले ऑपरेट करें फिर मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम होता है। मीन्स टू से आप इस एक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं इस फंक्शन को। नेक्स्ट है कोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शन। अब देखिए इसे कोशिएंट रूल बोलते हैं। तो क्या होता है, अगर आपके पास f और g दो फंक्शन हैं, f डिवाइडेड बाय g ऑफ x इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, सेम उसी चीज की तरह था। अब इसको कोशिएंट फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए जब एक चीज को दूसरी से डिवाइड करते हैं तो इस केस में कोशिएंट ही बचता है। देखिए जैसे आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 1.5 आता है और यहाँ पे कुछ नहीं बचता है, तो ये बचता है कोशिएंट। तो इसलिए इस फंक्शन को हम कोशिएंट फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये था कोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शंस। सो गाइस इसके साथ आपकी यहाँ पे जितनी भी डेफिनेशंस थी वो सारी खत्म होती है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। गाइस अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। आपने बताना है कि जो नीचे रिलेशंस दिए हैं इसमें कौन से फंक्शंस हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया है गिव रीजन, आपको इसका रीजन भी बताना है। और आगे बोला गया इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। और अगर आपको नीचे दिया गया रिलेशन फंक्शन मिलता है तो आपको उसके डोमेन और रेंज भी बताने हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको फंक्शन की डेफिनेशन एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं। कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होता है जब इसके डोमेन के हर एक एलिमेंट की आपको दूसरे सेट में सिर्फ एक ही इमेज मिले, एक से ज्यादा इमेजेस ना मिले। मीन्स टू से इसका एक एलिमेंट अदर साइड पे दो एलिमेंट के साथ कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। इट मीन्स टू से हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए ए सेट में 2 एलिमेंट है तो 2 अगर 1 से कनेक्ट हुआ है तो वो 1 के अलावा किसी और से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। मीन्स टू से 2 1 और 2 2 नहीं आने चाहिए। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फर्स्ट पार्ट में ये एलिमेंट्स दिए, ऑर्डर्ड पेयर्स जो दिए हैं वो ये हैं 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके फर्स्ट एलिमेंट्स को ही चेक करना है। तो इसके फर्स्ट प्लेसेस पे एलिमेंट देखिए 2 5 8 11 14 और 17 सारे डिस्टिंक्ट दिए हैं। इट मीन्स टू से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी आपको डबल इमेज मिल रही है, क्योंकि अगर डबल इमेज होती तो क्या होता, जैसे यहाँ पे 2 1 है तो 2 के साथ कोई और ऑर्डर्ड पेयर होता, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था 2 1 के साथ 2 2 भी होता, तब हम मानते कि 2 की 1 के अलावा 2 भी इमेज है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक एक ही इमेज है, इसलिए ये आपका फंक्शन रिलेशन जो दिया है वो आपका फंक्शन है। तो आपने लिखना है हियर ईच एलिमेंट दैट इज आई को दैट इज बोलते हैं 2 5 8 11 14 एंड 17
हैज ओनली, ओनली रहने दे, इसकी जगह लिख लें यूनिक, यूनिक इमेज, देयरफॉर गिवन इज अ फंक्शन। तो ये जो गिवन है वो आपका फंक्शन हो गया। तो अब आपको इसके डोमेन लिखने हैं, तो पहले लिखना है डोमेन। तो अब देखिए यहाँ पे डोमेन जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होता है। तो फर्स्ट में 2 5 8 11 14 और 17 है, तो ये सारे आ जाएंगे 8 11 14 17। और सेकंड आपको लिखना है इसकी रेंज। तो रेंज में क्या आएगा, जो सेकंड प्लेस पे एलिमेंट्स आएंगे उनका सेट आ जाएगा। तो देखिए हर जगह वन ही है, तो क्योंकि हम सेट में रिपीट नहीं करते हैं इसलिए इसकी रेंज आ गई सेट विद एलिमेंट वन। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब देखिए तो इसका सेकंड पार्ट आपको दिया है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 एंड 14 7। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट प्लेस है उस पे कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिपीटेड होगा तभी एक एलिमेंट की आपको दो इमेजेस मिलेंगी। तो देखिए फर्स्ट प्लेस पे 2 है, 4 6 8 10 12 एंड 14 रिपीटेड एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स टू से जो आपको ये रिलेशन दिया है ये एक फंक्शन है। तो आपने लिखना है हियर each element, दैट इज जो आपको एलिमेंट दिए हैं वो लिख लें वैसे पिछले की तरह ही। तो यहाँ पे दिए हैं 2 4 6 8 10 12 एंड 14 हैज अ यूनिक इमेज, यूनिक इमेज दी हुई है। तो आगे लिख दे देयरफॉर गिवन, ये देयरफॉर वाली स्टेटमेंट आप नीचे लिख लें, गिवन इज अ फंक्शन। तो ये फंक्शन तो हो गया। अब क्योंकि फंक्शन है तो इसके आपको डोमेन और रेंज भी लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं डोमेन। तो देखिए यहाँ पे डोमेन क्या आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट। तो इसमें आ जाएंगे 2 4 6 8 10 12 एंड 14 ये आ गए। और दूसरी आपको रेंज पूछी गई है तो रेंज आएगी इसकी सेकंड एलिमेंट्स का सेट। तो सेकंड पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट 7 इंटीजर दिए हुए हैं, 4 5 6 7 इंटीजर, इनको नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं, इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट 7 है ये इसकी श्योरिटी नहीं है। तो ये इसकी रेंज आ गई, ये डोमेन आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। सो गाइज इसका लास्ट पार्ट दिया है 1 3 1 5 2 5। अब देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट 1 है वो 2 प्लेसेस पे आया है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि 1 की आपको दो इमेजेस मिले। तो आप लिखेंगे सिंस 1 हैज 2 इमेजेस 3 5। तो लिख दे देयरफॉर गिवन इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन। तो जो आपको गिवन रिलेशन भी लिख सकते हैं या गिवन इज नॉट अ फंक्शन, गिवन रिलेशन लिख दे, गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो ये जो आपको रिलेशन दिया है ये आपका फंक्शन नहीं है। इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड पे चलते हैं। सो नेक्स्ट गाइस इसका सेकंड क्वेश्चन दिया है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फॉलोइंग रियल फंक्शंस। मींस टू से आगे जो आपको फंक्शंस दिए हैं यहाँ पे उसमें आपको रियल फंक्शंस दिए होंगे और इसके आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए क्योंकि ये रियल फंक्शन है इसका इट मीन्स टू से इसके डोमेन और रेंज दोनों या तो रियल फंक्शन हो सॉरी रियल नंबर का सेट होगा या रियल नंबर का कोई सबसेट होगा, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, इसका कोई सबसेट होगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। तो देखिए जैसा कि आपको डिफाइनिंग में बताया गया था कि जो मॉड एक्स होता है दैट इज इक्वल टू एक्स इफ, सॉरी यहाँ पे लिख दे इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। ये मोड एक्स की डेफिनेशन होती है। तो दिस सिंप्लाइज जो माइनस मोड एक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड x इफ x इज लेस देन जीरो। क्योंकि जब हमने इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो जो इसके रिजल्ट होंगे उनके भी साइंस चेंज हो जाएंगे। तो अब देखिए यहां से हम देखें तो जो इसका डोमेन होता है वो x की वैल्यू होती है। तो देखिए
जो ऊपर वाला पार्ट दिया है ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए दिया है, इट मीन्स टू से ये 0 और इससे आगे की वैल्यूज को कवर कर रहा है। और दूसरा आपको दिया है x लेस देन 0 नीचे, मीन्स टू से ये x की वैल्यूज जो 0 से पीछे की है उनको भी कवर कर रहा है। तो इट मीन्स टू से ये जो फंक्शन है इसका डोमेन जो होगा वो सारा का सारा रियल नंबर का सेट ही आ जाएगा। तो डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू r, क्योंकि x लेस देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में सारी की सारी रियल नंबर्स की फील्ड कवर हो जाती है। अब बारी आती है रेंज की। तो देखिए जो मॉड ऑफ x होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मीन्स टू से ये पॉजिटिव होता है या 0 के इक्वल होता है। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है मोड के बाहर, तो इट मीन्स टू से जो ये मोड ऑफ माइनस x की वैल्यू होगी ये नेगेटिव होगी और 0 होगी, क्योंकि देखिए 0 पे तो साइन का फर्क नहीं पड़ता है। और क्योंकि ये पॉजिटिव होती है मोड x की वैल्यू, तो नेगेटिव की वजह से जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव हो जाएंगी। इट मीन्स टू से कि जो आपका फंक्शन है इसकी जो रेंज आएगी उसमें 0 और सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। तो इसलिए आप लिखेंगे सिंस f of x is equal to minus time mod of x, which is always less than or equal to 0. Therefore, range of f is equal to set of all real numbers except positive real numbers. तो इसमें क्या होगा कि सारे के सारे रियल नंबर्स का सेट आ जाएगा एक्सेप्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रियल नंबर्स रियल नंबर के सेट से निकाल देते हैं तो उसमें नेगेटिव और 0 ही बचते हैं। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट दिया है f of x इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, और वो चीज ये है कि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो कभी भी रियल नंबर की फील्ड से बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स टू से -5 अंडर रूट, -7 अंडर रूट, ऐसे जितने भी नंबर हैं जिनके साथ माइनस लगा होता है इसका जो स्क्वायर रूट होता है ये कभी भी रियल नंबर की फील्ड से बिलोंग नहीं करता है। इट मीन्स टू से जो रूट के अंदर की वैल्यू है 9 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होगी या इक्वल टू 0 हो सकती है। तो आप लिखेंगे सिंस गिवन इज अ रियल फंक्शन, ये आपको दिया है क्वेश्चन में कि जो फंक्शन है यहाँ पे वो दोनों रियल है। देयरफॉर 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 से ज्यादा ही होना चाहिए। दिस सिंप्लाइज 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अदर साइड पे चला जाएगा तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि 9 एक्स स्क्वायर से ग्रेटर है इट मीन्स टू से एक्स स्क्वायर जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू 9 होगा। और इस केस में जो x की वैल्यू होती है वो -3 और 3 के बीच में आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए -3 का स्क्वायर 9 होता है, इससे बड़ी आप कोई भी वैल्यू -4 ले लो, जैसे हम -4 ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर जो होता है वो 16 हो जाता है जो 3 से आगे बढ़ जाता है। इसलिए जो इस केस में x की वैल्यू है वो -3 और 3 के बीच में ही लाई करेगी। दिस सिंप्लाइज ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -3, 3। अब देखिए जो x होता है वो डोमेन से बिलोंग करता है, तो दिस सिंप्लाइज क्या जाएगा, देयरफॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा -3, 3। तो ये आ गया आपका डोमेन। अब देखिए -3 और 3 के बीच की, इसके बीच की आप कोई भी वैल्यू पुट करो तो जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है इसकी वैल्यू 0 से लेके 3 तक ही आती है, इक्वल टू 3 आती है। तो आप लिखेंगे सिंस फॉर -3 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, द वैल्यू of function f of x lies between 0 and 3, 0 और 3 के बीच में ही लाई करती है। तो देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन दिस विल बी इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0, 3। तो ये इसकी रेंज आ गई और इसका डोमेन आ गया। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर
इसके सेकंड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें जस्ट आपको सब्सटीट्यूशन करनी है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5। एक फंक्शन आपको डिफाइन किया है, उसमें बोला गया है जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 टाइम x माइनस 5 है। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ, तो यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है f ऑफ 0 की, f ऑफ -3 की, f ऑफ 7 की। इट मीन्स टू से आपको फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर लिखनी है। तो देखिए f ऑफ 0 आ जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह हम पुट कर देंगे 0 -5। तो ये 2 इंटू 0 होता है 0 -5 विच इज इक्वल टू -5। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। वैसे यहाँ पे देखिए जैसे दिया -3, तो यहाँ पे x की जगह हम -3 पुट कर देंगे -5, तो ये आ जाएगा 2 3 जा -6 और -5 विच इज इक्वल टू -11। सेकेंड पार्ट। अब नेक्स्ट इसका जो सॉरी माफ कीजिएगा थर्ड पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट है f ऑफ 7। तो आ जाएगा x के प्लेस पे, इसके प्लेस पे हमने ये जो आपका x है इसके प्लेस पे 7 लिख दिया -5। सो दिस इज 2 7 जा 14 -5 विच इज फर्दर इक्वल टू 9। तो ये तो था इसका लास्ट पार्ट। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। फोर्थ पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसकी स्टेटमेंट है द फंक्शन टी मैप्स टेम्परेचर इन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक आपको फंक्शन दिया है टी जो डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है एंड इज डिफाइंड बाई टी ऑफ सी इज इक्वल टू 9c/5 + 32। और टी ऑफ सी की वैल्यू आपको ये दी गई है, आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है, वो आगे दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। तो देखिए पहले में दिया है टी ऑफ 0, तो इस केस में हम क्या करेंगे जो c है उसकी जगह 0 सब्सटीट्यूट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यह आ जाएगा 9 इंटू 0.5 प्लस 32। तो देखिए 9 इंटू 0.5 ये 0 हो जाएगा प्लस 32 विच इज इक्वल टू 32। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट दिया है टी ऑफ 28, तो आ जाएगा 9.5 इंटू 28 हो जाएगा प्लस 32। अब देखिए जब हम 28 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.6 प्लस 32। अब नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, ये आ जाएगा 50.4 प्लस 32। सो दिस इज इक्वल टू 50 एंड 30 82.4। और ये आ गया आपका T28 की वैल्यू। ये आपकी वैल्यू सारी फ़ारेनहाइट में आ रही है, तो इसको आप डिग्री f भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको दिया है T ऑफ -10, तो ये आ जाएगा 9/5 इंटू -10, सी की जगह -10 पुट कर दिया प्लस 32। तो देखिए 5 से 10 जाएगा 2 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 9 2 जा -18 प्लस 32। तब देखिए क्योंकि साइन डिफरेंट है 32 से 18 जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 14 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो -10 की वैल्यू आ गई। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी ऑफ सी इज 212। जो आपको टेम्परेचर है इसकी 212 वैल्यू दी है, सॉरी माफ कीजिएगा, आपको वैल्यू इन सी में फाइंड आउट करनी है। जब आपको टी ऑफ सी 212 मीन्स टू से जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है वो 212 दिया है, आपको इस केस में सेंटीग्रेड्स में फाइंड आउट करना है। तो आप यहां पे लिखेंगे सिंस टी ऑफ सी इज इक्वल टू 212 दिया है, दिस सिंप्लाइज, माफ कीजिएगा ये टी ऑफ सी है। तो अब देखिए टी ऑफ सी होता है 9c/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212 आ गया। दिस सिंप्लाइज इसका आ जाएगा 9c/5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32। सो दिस सिंप्लाइज ये फर्दर इक्वल टू आ जाएगा 9c/5 इज इक्वल टू, देखिए 212 से 32 लेस होंगे तो आ जाएगा 180। तो दिस सिंप्लाइज c इक्वल टू आ जाएगा 180 और ये 9/5 परली साइड जाके 5/9 हो जाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 9 2 जा 18 20 आ जाएगा। दिस सिंप्लाइज जो आपका सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है वो आ जाएगा 25 जा 100। ये आ गया आपका डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर। तो ये इसका लास्ट पार्ट था। इसके बाद हम इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे दिया है, फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। जो आपको नीचे फंक्शंस दिए हैं इनकी आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2-3x, एक्स बिलोंग टू रियल कॉम एक्स इज ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पे आपको फंक्शन में बोला गया है कि 2-3x इसकी वैल्यू है, इसमें x रियल होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसकी आपको रेंज फाइंड आउट करनी है। अब देखिए आपको बोला गया है कि जो x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स टू से 0 होगी तो 0 से ज्यादा x की वैल्यू होनी चाहिए। तो देखिए अब जब हम फंक्शन में 2-3x में x की जगह 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2। अब देखिए क्योंकि जो आपका फंक्शन है उसमें x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इट मीन्स टू से जो ये फंक्शन है इसकी वैल्यू 2 नहीं हो सकती है क्योंकि हमें x 0 से अबव पुट करना है। तो इसका जो पार्ट 2 होगा वो वॉइड रह जाएगा, खाली रह जाएगा। अब देखिए आगे दिया है 2-3x, मीन्स टू से 2 में से 3x जो होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, और क्योंकि यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 दिया है तो x ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जो x है वो आपको पॉजिटिव दिया है, और जब यहाँ पे आप पॉजिटिव पुट करेंगे तो 3x को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वजह से ये टर्म हमेशा आपको नेगेटिव ही देगी। तो नेगेटिव देने की वजह से इसकी जो वैल्यू होगी वो 2 से पीछे की ही आएंगी। इट मीन्स टू से जब आप इसमें रियल पुट करते जाएंगे ग्रेटर देन 0 तो जो आपका फंक्शन होगा इसकी वैल्यू 2 से पीछे पीछे अप टू माइनस इन्फिनिटी तक आएगी। तो इसलिए आप इसके डोमेन के लिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस 2-3x is always less than 2 for x belonging to real, x greater than 0। इसके लिए जो आपका फंक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 2 होगी। तो देयरफॉर आपको यहां पे पूछी गई है रेंज, तो आप लिख देंगे रेंज ऑफ द फंक्शन f, दिस विल बी इक्वल टू -∞ टू 2, और यहां पे आएगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल दोनों साइड इसलिए आएगा क्योंकि देखिए जो 2 है ये तो ऑक्युपाइड है नहीं, यहाँ पे तो खाली है, इसमें 2 हो नहीं सकता है, 2 से लेसर होगा। और सेकंड थिंग ये है कि जो इन्फिनिटी होती है इस पे कभी भी क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगता है क्योंकि इन्फिनिटी को हम फाइंड आउट इन्फिनिटी तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये फर्स्ट की रेंज आ गई। सेकंड पे चलते हैं। देखिए सेकंड में आपको एफ एक्स दिया है x² + 2, एक्स इज ए रियल नंबर। अब यहाँ पे बोला गया है कि x एक रियल नंबर होगा, मीन्स टू से x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है। तो अब देखिए यहां पे आपको x² दिया है तो स्क्वायर में आप चाहे पॉजिटिव पुट करो चाहे पुट करो नेगेटिव, ये हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 + 2 मीन्स टू से इसकी वैल्यू 2 आएगी, और इसके आगे आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे वो वैल्यू इस 2 में एड अप होती जाएगी। इट मीन्स टू से जो आपका फंक्शन है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही आएगी किसी भी रियल नंबर के लिए, चाहे आप पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव पुट करें। एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि ये x² है और किसी भी नंबर का स्क्वायर रियल नंबर्स के लिए हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो इस केस में क्या होगा कि जब आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 2 रिजल्ट देगा, और इसके अलावा आप x में कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट 2 से आगे बढ़ता ही जाएगा। इट मीन्स टू से अगर हम नंबर लाइन देखें तो नंबर लाइन में जो 2 होगा इसकी वैल्यू 2 के इक्वल आएगी या 2 से आगे आएगी। तो आप लिखेंगे सिंस सेम स्टेटमेंट x² + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल, देयरफॉर क्या जाएगा रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 2, अब यहां पे क्लोज्ड इंटरवल आएगा क्योंकि 2 भी ऑक्युपाइड है। तो ये आ गया आपका सेकंड पार्ट की रेंज। इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट आपको दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू x एंड x इज ए रियल नंबर। अब देखिए ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि जो आप पुट करेंगे वही आपको रिजल्ट मिलेगा, और ये आपको यहाँ पे x जो है वो रियल दिया गया है। इट मीन्स टू से इसका जो डोमेन है उसमें सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे, और क्योंकि इस फंक्शन में आप जो पुट करोगे वही आपको रिजल्ट मिलेगा, इसलिए इसका जो इसकी जो रेंज आएगी वो सारा का सारा रियल नंबर्स का सेट ही होगा। तो इसके सॉल्यूशन में आप स्टेटमेंट लिखें सिंस लिख दें यहां पे x बिलोंग्स टू रियल, देयरफॉर फॉर गिवन फंक्शन रेंज ऑफ f, यहां पे लिख दे रेंज
ऑफ f इज इक्वल टू r सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। गाइस ये क्वेश्चन मैंने आपको शॉर्टेस्ट वे से करवाए हैं, जो इजीएस्ट और शॉर्टेस्ट वे हो सकती है, तो इनको यहाँ से करने की ही ट्राई करें, यहीं से करें। सो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताएं, और यस गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की जो एक्सप्लेनेशन थी, यहाँ पे इस एक्सरसाइज की जो एक्सप्लेनेशंस थी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हुआ है, सो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।